अरे बच्चों, बहुत जल्दी आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स के लिए आपको चाहिए अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपके स्क्रीन पे पेपर है शुरू से एंड तक पूरे पैटर्न के साथ, जिसमें खास करके ग्रामर से 16 नंबर कैसे लाने हैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा ट्रिक के साथ। जल्दी से वीडियो को लाइक और हाइप कर लेना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से प्रैक्टिस कराई जाती है क्लास 10th हिंदी का ये पेपर। तो जैसे कि आपको पता है कि पहला प्रश्न शुरू होता है हमारा अनरीड पैसेज, यानी कि एक ऐसा पैसेज है जो आपकी सिलेबस से तो नहीं है, लेकिन हाँ आप इसे 2-3 बार रीड करेंगे तो पूरा पैसेज आपको समझ में आएगा। साथ में 7 में से 7 पूरे मार्क्स आपके आएंगे। देखते हैं ये पैसेज किस पर आधारित है। भारत के किसी भी गांव की सुबह देखें प्रसन्न वातावरण में पुताई किया हुआ आंगन, जिसमें बनाई हुई सफ़ेद रंगोली और उसमें शुभ सूचना देने वाली हल्दी कुमकुम का तिलक। लगभग हर दिन का स्वागत ऐसे ही रंगों और रेखाओं से होता है। भारत के प्रत्येक राज्य, समाज और समुदायों की अपनी खास शैली है, जिसमें वे रेखाओं और रंगों के माध्यम से अपने रीति रिवाज और तीज त्योहारों से जुड़ी परंपराओं को अभिव्यक्त करते हैं। खास करके ये जो पैसेज है ये रंगोली पे आधारित है। जो हमारे हर राज्य के अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं, अलग अलग संप्रदायों के, जब भी कोई शुभ कर्म होता है तो हम अपने घरों को सजाते हैं, रंगोली के माध्यम से सजाते हैं और अलग अलग तरीके से। तो उन्हीं रंगोली की यहाँ पर बात है। आप इसे पूरा पढ़ लें, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए आपको मैं यहाँ पे जो पूरा पैसेज है वो शेयर कर रहा हूँ। और एंड में इसमें जो मिथिला बिहार में मधुबनी जो चित्रकला है उस पर आधारित ये पैसेज है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप भारत के किस स्टेट से रहते हैं, यानी कि आप किस स्टेट में रह रहे हैं और आप किस स्टेट के हैं। जैसे मैं उत्तराखंड से हूं तो आप किस स्टेट के हैं, और यहाँ पर अगर आप मिथिला से हैं, बिहार से हैं तो ज़रूर अपना स्टेट कमेंट करेंगे। और यहाँ पर जो पैसेज है उससे रिलेटेड पहला प्रश्न है रंगों और रेखाओं के माध्यम से भारतीय अपनी डैश को अभिव्यक्त करते हैं। तो भारतीय क्या अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि ये खुशी की बात है, खुशियों का त्यौहार है और जो भी फेस्टिवल है हम बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले में क्या है, निराशा है तो ये तो होगा नहीं, दूसरे में दुख है ये भी नहीं होगा, तीसरे में भी निराशा है ये नहीं होगा, और आपका चौथा आंसर है संस्कृति और परंपरा। कई बार हमें प्रश्न आसानी से मिल जाता है, लेकिन कई बार हमें क्रॉस यानी कि क्या नहीं हो सकता इसको भी चेक करना होता है। बड़ी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न आपको जैसे कि आपको पता है कि ये जो कथन और कारण पे आधारित होते हैं, और कथन और कारण पे आधारित आपको लगभग 4 सवाल पूछे जाते हैं, 2 गद्यांश से, 2 काव्यांश से, एक अनरीड पैसेज और एक रीड पैसेज से। 4 सवाल आपको ध्यान से समझने हैं। देखिए कथन क्या है कि मधुबनी चित्रकला प्रकृति से बहुत दूर है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, सबसे पहले आप ये चेक करना है। तो आप पैसेज को पढ़ेंगे और समझें कि जो मधुबनी चित्रकला है वो प्रकृति से जुड़ी है, प्रकृति से दूर नहीं है। तो आपका कथन गलत हो गया। अब हम कारण देखेंगे। इन चित्रों को बनाने में प्राकृतिक रंगों और वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि कथन गलत है, कारण सही है। अब आप देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि सेकेंड वाला कथन गलत है, कारण सही है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, रीड करना है और लंबी गहरी सांस के साथ आप अपने पेपर को शुरू करेंगे, बढ़िया पेपर होगा। वीडियो को लाइक करना है। और हाँ, आप हमारे चैनल को कब से फॉलो कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, साथ में हमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से विचार गद्यांश के संदर्भ में सही है। 4 आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, पढ़े इन्हें। कि राजस्थान की अल्पना विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो राजस्थान की जो रंगोली है उसका नाम अल्पना है ही नहीं।
पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है कि राम कथा में मिथिला क्षेत्र का वर्णन मिलता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये ऊपर भी आपको एक्सप्लेन किया गया है कि राम कथा में मिथिला क्षेत्र का वर्णन मिलता है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट सही है। आगे देखेंगे, मधुबनी चित्रकला का विकास बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुआ है। और अगला देखेंगे कि मधुबनी चित्रकला के विषय महाभारत पर आधारित है। महाभारत पे तो नहीं है, रामायण पे आधारित है। तो पहला और चौथा वाला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, करेक्ट। चलिए, इस तरह से आपको आंसर छांटने हैं और बाकी के दो सवाल होते हैं वो 2-2 नंबर के होते हैं। आपको इन्हें एक्सप्लेन करना है पैसेज के अकॉर्डिंग। बस सवाल पढ़े, एक बार फिर से पैसेज में देखिए कि इससे रिलेटेड कहाँ पे वर्णन किया गया है, और आपको पूरा सवाल अच्छे से समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पैसेज में जहाँ से जहाँ तक आपको उसका आंसर संभावित लगता है बस वहाँ से वहाँ तक आप कॉपी में ज़रूर लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए, भारत के गांव में दिन का स्वागत किस प्रकार होता है? तो वैसे तो आपको भी पता है कि दिन की शुरुआत कैसे होती है भारतीय गांव में। आप अपनी भावनाएं भी लिखेंगे तब भी आपको 1-1.5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन ऊपर लिखा है कि रंगोली से होती है, चित्रकला से होती है, हम अपने घर आंगन को लेपते हैं, चित्रकला करते हैं, बस यही लिखना है, 2 नंबर मिलेंगे। दूसरा है मधुबनी चित्रकला की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो मधुबनी में आप बता सकते हैं कि इसका रामायण में वर्णन मिलता है, और मधुबनी जो है अब धीरे धीरे महिलाएं ही नहीं पुरुष भी इसे अपना रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे विशेषताएं आपको इस पैसेज में मिल जाएंगे। पूरे 7 नंबर। राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको 7 में से 7 पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। दूसरा हमारे पास आता है एक अनरीड पोएम, यानी कि एक ऐसी कविता जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हाँ इसे भी 1-2 बार पढ़ेंगे, पूरे नंबर आपको इसमें भी मिलेंगे 7 में से 7। इसी जन्म में इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो हमें और आपको सबको इसी जीवन और इसी जन्म में पूरा मान, पूरा सम्मान मिलेगा। ठीक है, इसी पर आधारित कविता है। एक बार आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको कविता में जो खास करके प्रश्न है ना वो आपको आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहो कि कविता से पूरे नंबर किस तरह से लेने हैं, मैं अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। कॉल ना करें, कोई भी जो भी आपका डाउट, सवाल, कन्फ्यूज़न है उससे आप मैसेज कर सकते हैं। पहला सवाल है, कभी इसी जन्म में इसी जीवन में क्या पाने का अभिलाषी है? मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने कहा इसी जन्म में इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। मान का मतलब सम्मान मिलेगा, तो सम्मान को कहते हैं प्रतिष्ठा, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, इन्होंने कहा कभी किस स्थान पर फूल खिलने की बात कर रहा है? सीधी सी बात है, पोएम के अनुसार लिखा है कि आप जहाँ लड़ाई झगड़े हों वहाँ पर फूल खिलेंगे, है ना। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पे है। ये देखो यहाँ पे लिखा कि जहाँ क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा। क्लेश यानी कि लड़ाई झगड़े। ठीक है, तो ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कभी किस स्थान पे। तो जो तीसरा ऑप्शन है जहाँ लड़ाई झगड़े हों, ये आप ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखोगे कि आपको सिर्फ 3 वाला तो कहीं भी आंसर में दिखाई दे नहीं रहा। ठीक है, कथन 1 और 2 जो कि है नहीं, आपको देखना है कि जो तीसरा है वो सही है ना। अब तीसरे के साथ कौन विकल्प हो रहे हैं? दूसरा और चौथा। तो देखिए, फूल खिलने की बात जहाँ उत्सव है, भाई उत्सव की बात तो हो नहीं रही है ना। तो आप ये इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको सिर्फ तीसरा वाला विकल्प दिया नहीं है, तो ऐसे ऑप्शन में आपको चौथा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लेश है वो कष्ट से, पीड़ा से भी संबंध रखता है। तो आपका तीसरा और चौथा, यानी कि कौन सा है, सबसे लास्ट वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर से कथन और कारण वाला सवाल है, जो कि बहुत ही अच्छा सा सवाल होता है, बस इसे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है।
विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। विद्या यानी कि ज्ञान की खेती, सब जगह ज्ञान फैलाना है। और कारण देखो, पहला वाला सही है बिल्कुल। कवि को स्वतंत्रता मिलने के बाद जन जन में शिक्षा का प्रचार प्रसार होने का विश्वास है। ये भी सही है, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो ऑप्शन आपको वही वाला देखना है, कहाँ लिखा कथन और कारण दोनों सही है। आप पाओगे कि तीसरे में लिखा कथन सही है और कारण इस कथन की सही व्याख्या है। बिल्कुल करेक्ट आपका तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए अब आपको चौथा और पांचवा मिलता है लिखने वाला। बस भर देना है आपने, कवि हिंदुस्तान के स्वतंत्र हो जाने पर किस तरह नाचना चाहता है और क्यों। तो लिखा है यहाँ पे कि मयूर का नर्तन, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ, कहीं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। भाई जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम मोरों की तरह नाचेंगे, जैसे मदमस्त होकर के मोर नाचने लग जाता है, पूरा हिंदुस्तान नाचेगा स्वतंत्र होने पर। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर किसी की कोई पाबंदी नहीं रहेगी, कोई गुलामी नहीं रहेगी, है ना। बस आप इसे बना बना करके लिखेंगे। अगला है कि काव्यांश के आधार पर किन्हीं दो कठिनाइयों का वर्णन कीजिए जो परतंत्र भारत में नहीं मिलता, अनुभव कर रहा है वो। एक तो हमें ज्ञान नहीं मिलता था, स्कूल नहीं जा पाते थे, अपने अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं कर पाते थे, क्लेश लड़ाई झगड़े होते थे। बस दो लिखने, आपको 3-4 मिल जाएंगे, पूरे 7 में से 7 नंबर। अब आपके जो बच्चे ज़्यादातर छोड़ते हैं वो हैं व्यावहारिक व्याकरण, लेकिन जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, ग्रामर के सारे टॉपिक की मैंने अच्छी तैयारी करवाई है, एक भी नंबर आपका मिस नहीं होगा। एंड गारंटी है जिन बच्चों ने पिछले साल हमारे चैनल से ग्रामर पढ़ी है, पूरे मार्क्स आए हैं उनके। आइए देखते हैं भगवती प्रसाद। अच्छा, पहला जो तीसरा प्रश्न है ये वाक्य भेद पे आधारित है, रचना के आधार पे। भगवती बाबू की चित्रलेखा पढ़कर शीला अग्रवाल के जीवन असात लंबी लंबी बहस की। संयुक्त वाक्य में आपको बदलना है। तो भगवती बाबू की चित्रलेखा पढ़ी और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहस की, और जोड़ दिया, संयुक्त बन गया। दूसरा है मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मिश्र वाक्य में बदलना है। कंजक्शन जोड़ेंगे, ऐसा शब्द जोड़ेंगे जो 2 पार्ट में इसे बदल देगा, है ना। एक दूसरे पे आश्रित आपको इस तरह से बनाना है। तो जब मणि ने पूछा तब जितेन हंस पड़ा, या जैसे ही मणि ने पूछा वैसे ही जितेन हंस पड़ा। ठीक, कुछ भी दोनों में लिख सकते हैं। तीसरा है निशा को खेलना भी अच्छा लगता है और सोना भी, सरल वाक्य में बदलेंगे। तो निशा को खेलना और सोना अच्छा लगता है, सीधी सी बात है। चौथा है मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद आपको होगी कि सर ये सरल है, लेकिन ये सरल नहीं है क्योंकि इसमें है 2 सेंटेंस और यहाँ पे और नहीं जोड़ा है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कोमा लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये कोमा लगाया है ना। कोमा का मतलब है 2 सेंटेंस हो गए, और बीच में भले इन्होंने ना जोड़ा है, लेकिन ये संयुक्त वाक्य है कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है। ठीक है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य है, भले इसमें और ना हो, लेकिन 2 सेंटेंस अलग अलग कोमा लगाने से बन गया। सरल वाक्य में क्या होता है कि पूरा फ्लो जाता है और एक ही सेंटेंस होता है। 5वां है कि मेरे पास एक घड़ी है जो बैटरी से चलती है। आश्रित उपवाक्य का भेद बताना है। तो जो बैटरी से चलती है ये है आश्रित उपवाक्य, और ये है विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, बाकी आश्रित उपवाक्य अगर आपने समझने हों, बहुत प्यारी सी वीडियो बनाई है मैंने, हमारे चैनल पे है। अगर आपको ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। इन तीनों की पहचान ट्रिक के साथ मैंने शेयर की है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला है वाच्य। अब देखो वाच्य के भी पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, बस तरीका आपको समझना है। और मैंने ग्रामर के हर टॉपिक की वीडियो बनाई है, आप वैसे चैप्टर की भी बनाई है,
क्वेश्चन आंसर भी समझाए हैं, तो आप जरूर देखेंगे एग्जाम से कुछ टाइम पहले, पूरे मार्क्स आपके आएंगे। कुलसुम ने कलकलाती घी में कचौड़ी डाली, कर्मवाच्य में बदलना है। कुलसुम द्वारा कलकलाते घी में कचौड़ी डाली गई, द्वारा जोड़ दिया, डाली की जगह डाली गई। यात्रा पर निकला जाए, वाच्य पहचान कर भेद बताएंगे। तो यात्रा पर निकला जाए ये आपका भाववाच्य है, क्योंकि इस तरह के जो वाच्य हैं वो भाववाच्य होते हैं। यात्रा पर निकला जाए, चलो खाया जाए, अब पिया जाए, अब सोया जाए, इस तरह के सारे भाववाच्य के होते हैं। भाववाच्य समझने हो चैनल पे वीडियो डाली हुई है। नवाब साहब द्वारा खीरा धोया गया, द्वारा जुड़ गया, भाव नहीं होगा। अब कर्तृवाच्य में बदलेंगे क्योंकि ये कर्मवाच्य है। नवाब साहब ने खीरा धोया, बस। अगला है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वाच्य पहचानना है। ने शब्द जुड़ा है, कर्तृवाच्य है, और बस ठीक है, कोई द्वारा से नहीं है। अगला है तुम खेल नहीं सकती, भाववाच्य में बदलेंगे, तुमसे खेला नहीं जा सकता, बस। बड़ा आसान है, वाच्य भी कंप्लीट। अब बच्चे छोड़ जाते हैं भाई पद परिचय। पद परिचय के पहले ऑप्शन वाले प्रश्न आते थे, बच्चे कुछ ना कुछ उसमें कराते थे, लेकिन अब आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। इसलिए पद परिचय को अच्छे से समझने के लिए बढ़िया सी वीडियो डाली है चैनल पे, जरूर जाइए। अपने पूरे 99% अपने न पूरे 100% मार्क्स कंप्लीट करेंगे। बाल गोविंद भगत कबीर को साधु मानते थे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कबीर शब्द को उठाना है, इन्होंने अंडरलाइन कर रखे, ध्यान से समझे। आपको सिर्फ इसका परिचय करना है। कबीर शब्द उठाइए, साइड में लिखिए डैश करके। कबीर क्या है, ग्रामेटिकल। कबीर संज्ञा है, संज्ञा लिखेंगे। कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का नाम है कबीर, एक वचन है, पुल्लिंग है, ठीक है, इस तरह से। और कर्मवाच्य है, सॉरी कर्ता का कर्म कारक है, क्योंकि कबीर के बाद को लगा हुआ है, कर्म कारक है, बस पूरा मार्क्स मिल जाएगा आपको। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, सिर्फ आपको पुकारा करते का परिचय करना है। फिर से पुकारा करते शब्द को उठाइए, नीचे लिखिए, डैश करिए। पुकारा करते क्या है, संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है, क्रिया है, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्रिया है, क्रिया है तो पुकारा करते एक को, तो ये एक वचन है। और क्योंकि पुकारा करते ये पुकारी करते नहीं होता ना, तो ये पुल्लिंग है ना, क्योंकि ये पुल्लिंग की तरह प्रयोग किया जाता है, बस इस तरह से लिखेंगे। हिमालय बड़ा होते विशाल काय होने लगा, तो अब आपको विशाल काय का परिचय करना है। और फिर से विशाल काय देखो, ये है विशेषण। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। और विशाल काय एक तरह से ये पुल्लिंग की तरह प्रयोग किया जाता है, एक वचन है, बस इतना बहुत है। अगला है ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, तो जोर से शब्द को उठा के लिखेंगे। जोर से आपका अव्यय है, क्रिया विशेषण है, बस और कुछ नहीं लिखना, पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। हमने सारी कविताएं पढ़ी, तो यहाँ पे आपने हमने शब्द का परिचय करना है। कैसे, हमने शब्द को उठाइए, देखिए कि ये क्या है, संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है। सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, बहुवचन है, पुल्लिंग की तरह प्रयोग किया गया है, बस। और कर्ता कारक है, किताबें पढ़ने का काम हमने किया है। पूरे 4 में से 4, सवाल 5 हैं, करने 4 ही हैं, जो आपको आते हैं वो करिए, ठीक है। एंड में आपको बताऊंगा कि क्या तरीका है, तो होता है कि अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो पूरे नंबर कैसे मिलेंगे, उसका आपको बताऊंगा। अलंकार फिल्मी गानों के माध्यम से, फिल्मी गाने याद हो जाएंगे आपको, बस सारे अलंकार याद हो जाएंगे। बढ़िया वीडियो बनाई हैं, जाकर के जरूर देखें। दरवाजे कलियां खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। दरवाजे जो कलियां हैं वो दरवाजे नहीं खोल सकती, ना वो मुस्कुरा सकती है ना, खिलती जरूर है, लेकिन उनका मुस्कुराना इंसानों की तरह वर्णन किया गया है, मानवीकरण अलंकार है।
सूरदास अवला हम भूरी और गुड़ चाटी ज्यों पागी। यहाँ पे आप देखेंगे जो ज्यों शब्द से यहाँ पे जो अलंकार है वो तुलना कर दी गई है। गुड़ चाटी ज्यों की तरह पागी आपका यहाँ पे उपमा अलंकार है। नेत्र मानो कमल हैं, जो यहाँ पे संभावना जताई गई है आंखों का कमल से। संभावना जहाँ पे होती है वहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। मानव शब्द भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक समझ आ रहा होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र को खिलौना बना दिया, आरोप कर दिया। तो जहाँ पे आरोपण हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। आगे राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा प्रताप का घोड़ा बड़ा तेज दौड़ता था, इतना तेज कि राणा सोच ही रहा है तब तक चेतक चला गया पार। भाई इतनी तेज तो मन भी नहीं भागता, लेकिन राणा प्रताप का घोड़ा उसकी इतनी बढ़ा चढ़ा के तारीफ की है। अतिशयोक्ति अलंकार है। बस अलंकार भी आपका कंप्लीट। अब आपको करने हैं चैप्टर से, और साथ में जो रचनात्मक कार्य वाले हैं उनको किस तरह करना है तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक बताने से आपको ना बहुत जल्दी आसान हो जाएगा कि कौन सा आपको करना है। वही पुराना बालाजी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता था। ठीक है, ये जो बिस्मिल्लाह खां वाला चैप्टर आपके पास उसमें से ये चैप्टर लिया गया है, नौबत खाने में इबादत। ठीक है, पूरा पढ़ लेंगे, वैसे भी आपने ये पढ़ा हुआ है तो ये रीड है, आपने इसे पढ़ लिया पहले से। पठित गद्यांश है। बिस्मिल्लाह खां पुराने बालाजी के मंदिर में किसके लिए जाते थे? रियाज के लिए जाते थे। रियाज का मतलब होता है प्रैक्टिस, अभ्यास। सबसे लास्ट वाला संगीत का अभ्यास करने, है ना। रियाज का मतलब होता है अभ्यास। बिस्मिल्लाह खां के संबंध में सही कथन का चयन करना है आपने। अब आप देखोगे यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं, उससे रिलेटेड कुछ आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं। उन्हें संगीत की प्रेरणा रसूलन बाई बतूलन बाई बहनों से मिली, बिल्कुल करेक्ट है। उस रास्ते में रसूलन बाई बतूलन बाई 2 बहनें थी और वो भी संगीत प्रेमी थी, उनसे मिला, सही है। उन्हें बचपन में अमीरुद्दीन नाम से बुलाया जाता था, बिल्कुल सही बात है। किसको? बिस्मिल्लाह खां, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। भाई का नाम शमसुद्दीन था, उनका नाम अमीरुद्दीन था। अब पहला दूसरा सही है। अगला, उन्हें सुबह सुबह दौड़ लगाने के लिए उठना पड़ता था, ऐसा तो कहीं वर्णन आया नहीं है। दौड़ लगाने की बात यहाँ पे हुई नहीं है। उन्हें संगीत से अधिक अपनी मित्र मंडली से प्रेम था, तो इसका भी कहीं वर्णन आया नहीं है। इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है, और विकल्प आप देखोगे तो आपको मिलेगा पहला और दूसरा सही है, यानी कि विकल्प पहला आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, दौड़ लगाने की कहीं उन्होंने बात की नहीं है, दौड़ लगाते रहे होंगे लेकिन वहाँ पे वर्णन तो आया नहीं है, इसलिए आपका ये वाला आंसर नहीं होगा, 4th वाला नहीं होगा। ठीक है, आगे कथन वाला आ गया। तो मैंने कहा कि एक रीड पैसेज से आएगा कथन, एक अनरीड पैसेज से आएगा कथन। है वैदिक इतिहास में शहनाई का वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है, ऐसा है क्या? ऐसा है, एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता, और नीचे लिखा है कि बहुत जगह मिलता है, यानी कि कथन आपका बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं। कारण है कि शहनाई के बिना कोई भी मंगल कार्य वैदिक काल में पूर्ण नहीं होता था, बिल्कुल सही है, क्योंकि हर मंगल कार्य में शहनाई को बुलाया जाता था, शहनाई बजाई जाती थी हर मंगल कार्य में। ठीक है, आज तो आप देख रहे होंगे कि बहुत कम हो गई है शहनाई, सिर्फ शादी तक ही सीमित है, लेकिन पहले क्या होता था, हर मंगल कार्य में शहनाई को इसका वर्णन मिलता था। तो आप कह सकते हैं कि कथन गलत है और कारण सही है। कौन सा है आपका? बी वाला है ना, कथन ए गलत है, कारण सही है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। गद्यांश में है ठुमरी, टप्पे और दादरा आदि शब्दों का संबंध किससे है? संगीत से है। कहाँ है? गायन की शैली से। तो ये 3rd ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये गायन के हैं, जैसे भाई होली में अलग गीत होते हैं, ईद में अलग गीत होंगे, हर त्योहार के अलग अलग गीत होते हैं, तो उसी तरह से ये मतलब एक तरह की गीतों की शैली है।
उपयुक्त गद्यांश में वर्णन है किस चीज़ का, बिस्मिल्लाह खां के पुरस्कृत होने का, ऐसा तो नहीं है। बिस्मिल्लाह खां की बचपन का, अच्छा इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, तो पुरस्कृत होने का भी वर्णन है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का भी है, रसूलन बाई और बतूलन बाई की प्रसिद्धि का तो नहीं है, शहनाई के इतिहास और गुण का, ठीक है, तो शहनाई और इतिहास के गुण का भी वर्णन है। तो आप कह सकते हैं कि पहला, दूसरा और चौथा कहाँ है, यस, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है पहला, दूसरा और चौथा। और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इनके आपको आंसर देने हैं, जो कि आपको गद्यांश में गद्यांश के हैं। 4 सवाल है, 3 के देने। हादर साहब जब भी कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ देखते। मूर्ति पर चश्मा बदलते रहने का क्या कारण था? आपको पता है कि जो कलाकार है वो मूर्ति बनाना, मास्टर लाल मोतीलाल बनाना भूल गया। कोई एक अच्छा कलाकार नहीं था, मास्टर को दिया, उसने जैसे तैसे बना दिया। उसके बाद जो है एक चश्मे वाला कैप्टन है, उसे वो मूर्ति बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगती थी, तो वो रोज़ उसमें चश्मा दे देता था। बदलता इसलिए था क्योंकि किसी ग्राहक को मूर्ति वाला चश्मा पसंद आ गया, तो मूर्ति वाला चश्मा ग्राहक को दे दिया और ग्राहक वहाँ जो नेताजी है उस पर चश्मा बदल दिया करता था। बाल गोविंद भगत की गर्मियों की संध्या के दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। कैसे होती थी उनकी गर्मी की संध्या, यानी कि शाम, नाश्ते, मतलब मित्र मंडली उनके साथ जुड़ जाती। पहले वो खुद गाते, धीरे धीरे वो गाते गाते झूमने लगते, खड़े हो जाते, उनका जो कंबल वो भी सरक जाता, सारे लोग उनको दोहराते तिहराते और सारे मदमस्त हो जाते। बस यही लिखना है। अगला है कि बाल गोविंद भगत की गर्मियों की संस्कृति पाठ के लेखक किन तर्कों के आधार पर न्यूटन को संस्कृत मानव कहते हैं? क्या आप भी सहमत है? बिल्कुल सहमत है, क्योंकि संस्कृत का मतलब है जिसके अंदर उस चीज़ को बनाने की शक्ति आई, सोच आई, बुद्धि आई। तो न्यूटन भाई पहले से ही ऊपर से नीचे गिरता था सामान, ऊपर से फेंको नीचे, लेकिन न्यूटन के ही मन में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की पहले बार समझ आई, तो वो संस्कृत मानव हो गया, है ना भाई। जिसके अंदर सुई धागे का आविष्कार करने की शक्ति आई, जिसके अंदर आग के आविष्कार करने की शक्ति आई, तो वो संस्कृत मानव हो गए। बस लिख दो, मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि ऐसा होता है। नवाब साहब किस वर्ग के प्रतीक हैं? उनके प्रति आपकी क्या राय है? भाई नवाब साहब जो है दिखावटी वर्ग के प्रतीक हैं, जो दिखावा करते हैं, अपने रुतबा, अपने मान सम्मान को ऊंचा रखते हैं, भले ही उनका पेट खाली रह जाए, भले ही वो स्वाद ना ले पाए। दिखावे के चक्कर में आपने प्रेमचंद के फटे जूते भी पढ़ा होगा, दिखावा करो, है ना। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखे होंगे, दिखावा करते करते लोग क्या क्या कर बैठते हैं, क्या क्या कर बैठते हैं, वाहियात काम कर बैठते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने आज के जो सोशल मीडिया के दौर में किन किन को दिखावा और वाहियात काम करते हुए देखा है। एक आध एग्जाम्पल ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला आपके पास अब ये पद्यांश से है, पहली कविता है, ऊदो तुम हो अति बड़भागी, ठीक है। अब ये जो पद सूर के पद वाला है, गोपियों के अनुसार उद्धव भाग्यशाली है, क्योंकि उद्धव भाग्यशाली है ही नहीं, वो तो उसे भाग्यहीन कह रहे हैं। वे प्रत्येक क्षण कृष्ण के साथ रहते हैं। अच्छा हाँ, भाग्यशाली तो है उद्धव, उन्हें ब्रिज के गांव देखने का अवसर मिलता है, ऐसा नहीं है। वे नगरीय जीवन का सुख भोगते नहीं, वे कृष्ण के प्रेम और स्नेह से अछूते हैं। तो सबसे लास्ट वाला ये सही है कि वो कहते हैं कि तुम तो कृष्ण के प्रेम से अछूते हो, इसलिए भाग्यशाली हो, है ना। अगर आप भी कृष्ण के प्रेम को समझते तो हमारी तरह आपकी भी किस्मत खराब होती, ठीक है। वो कहना टोंट मार रहे हैं कि कृष्ण के साथ रहकर के भी तुम कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए। काव्यांश के में प्रयुक्त कमल के पत्ते के संदर्भ में सही विकल्प, गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्तों से की है, बिल्कुल सही है। कमल का पत्ता पानी में रहता है पर पानी को छूता नहीं है। कृष्ण ने गोपियों के लिए कमल के पत्ते उपहास स्वरूप भिजवाए हैं, कृष्ण ने गोपियों के लिए
ऐसा तो नहीं भाई, कृष्ण ने कमल के पत्ते नहीं भिजवाए थे। दूसरा गलत है, कमल के पत्ते चिकित्सा के लिए औषधि बनाने के काम आते हैं। भाई आते होंगे, लेकिन इस उसमें नहीं आए हैं, वर्णन नहीं आया इनमें। जल में रहने पर भी कमल के पत्तों पर कोई दाग नहीं लगता, ये सही है, यानी कि पहला और चौथा सही है। अकॉर्डिंग पहला विकल्प आपका करेक्ट है और आपने इसी तरह से पहले वाले विकल्प को टिक कर देना है, या आप चारों ऑप्शन में से इस वाले ऑप्शन को आप लिखेंगे, आपका आंसर पूरा नंबर मिलेगा। अगला है, गोपियों के अनुसार उद्धव ने अब तक क्या नहीं किया। हाँ, उद्धव ने अब तक क्या नहीं किया, तो उसने प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई, सबसे नीचे वाला करेक्ट है। ठीक है, बस आप ऑप्शन देख के ही सीधा आंसर बता सकते हैं। कथन और कारण वाले सवाल आ गए हैं, और कथन है गोपियाँ स्वयं को असहाय और कमज़ोर मानती है, बिल्कुल सही है। वो कहती है हम अभागी हैं, हम भाग्यहीन हैं, कृष्ण के प्रेम ने उनके सभी सुखों को छीन लिया है, तो इसे भी आप कह सकते हैं भाई कृष्ण के प्रेम में वो क्या है, कितने पागल हो गई हैं कि वो अब समझ ही नहीं पा रही कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो सभी सुख छीन लिए। ये बात बिल्कुल सच है। कथन सही है, कारण सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कथन सही है, कारण की सही व्याख्या है, बिल्कुल। वह कमज़ोर होंगी तो सारे सुख छीन लेंगे, तो आपका गा ऑप्शन है, कथन सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। उद्धव के प्रति गोपियों के कथन किस भाव को प्रदर्शित करते हैं। ये प्रश्न तो मैंने अपने MCQ वाले में बनाया हुआ था, जो MCQ की प्रैक्टिस है। उद्धव के प्रति गोपियों के कथन किस प्रकार के हैं, तो उद्धव के लिए उनके मन में व्यंग्य है, कमेंट है, टोंट है, सबसे लास्ट वाला। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो काव्य से रिलेटेड हैं, तो आप इन्हें याद करेंगे तभी आपको आंसर मिलेंगे। 4 में से 3 करें कि यह कुमड़बतिया को नाही, पंक्ति के द्वारा लक्ष्मण परशुराम से क्या कहाँ है, क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण ने अपने व्यवहार को उचित ठहराते हुए क्या तर्क दिया। भाई लक्ष्मण कह रहे हैं कि आपने जिनको भी मारा है वो गाजर मूली रहे होंगे, वो असहाय रहे होंगे, क्षत्रिय से आपका अब पाला पड़ा है। यहाँ कुंभड़ बत्या नहीं है, यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो तर्जनी देखी मर जाई, आपने तर्जनी लगाई और वो मुरझा जाए। ये लक्ष्मण है और इसे हराना इतना आसान नहीं। लक्ष्मण अपने बल को दिखाते हैं परशुराम को कि मैं हल्का फुल्का नहीं हूँ। लिख देंगे बस इसे। आत्मकथ्य कविता में जयशंकर प्रसाद मित्रों के द्वारा बार बार कहने पर भी आप बीती कहने से कतरा रहे हैं। आप अपनी आप बीती जग को सुनाना चाहेंगे या नहीं। भैया आपके बारे में कह रहे हैं। ये आत्मकथ्य में जो जयशंकर प्रसाद है वो अपने मित्रों को अपनी कहानी नहीं बता रहे। भैया आपकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड आई है, आपकी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड आया है, वो आपकी लाइफ है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो सिर्फ आपसे रिलेटेड है, आप क्या उसे किसी दूसरे से शेयर करेंगे। मुझे लगता है या मैं आपको अपना सजेशन दूँ, किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। आज के समय में लोग मजाक बनाते हैं, है ना। हो सकता है आप अपने क्लोज को रख सकते हैं, अपने आप पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, लेकिन मित्रों के साथ तो शेयर ना करें, क्योंकि मित्र जो है ना कब जाके आपकी पोल पट्टी खोल दे। और आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है, आपने किसी से अपने दिल की बात कही और उसने उसका बवंडर मचा दिया हो। कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे नालायक दोस्तों के बारे में ज़रूर बताएं, अपना जो भी एक्सपीरियंस है। हालांकि जो है आप ऐसे कामों में इन्वॉल्व भी ना हो, और अगर इस तरह का है तो उसे आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने खास से शेयर करें, ताकि उन कामों से आप दूर हो सकें, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करें। उत्साह कविता क्रांति और बदलाव की कविता किस प्रकार है, 2 बिंदुओं पे बताइए। उत्साह क्रांति है। पहली बात तो ये कि बादलों को बरसने के लिए नहीं, गरजने के लिए कहा गया है। क्रांति जब चाहिए हमें, तो हमें परिवर्तन चाहिए, तो क्रांति लानी होगी। क्रांति लाने के लिए गरजना पड़ेगा, गरजने के लिए कड़कना पड़ेगा। तो बादलों को कड़कने और गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कड़कने और गरजने से ही क्रांति आएगी। हाथ जोड़ने से, गांधी जी के चरखा चलाने से आज़ादी नहीं मिली। हमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, इन लोगों के बलिदान से हमें आज़ादी मिली, है ना।
लोग ऐसे कहते कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर। भाई साबरमती के संत ने आज़ादी में क्या किया बताइए? हाथ जोड़ने से क्या अंग्रेज जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्रांति की जरूरत होती है। जब भी आपके साथ कुछ गलत हो तो हाथ ना जोड़ें, सीधा मुंह तोड़ें। हाथ जोड़ने से आजकल कोई नहीं मानता। मुंह के दो दांत जब टूटेंगे ना, अपने आप अकल ठिकाने आती है। मुख्य गायक को अक्सर संगतकार की जरूरत क्यों पड़ती है? संगतकार कविता के आधार पे बताइए। भाई मुख्य गायक जो है कभी कभी गाते गाते खो जाता है, कभी गाते गाते उसका गला बैठ जाता है, कभी अटक जाता है, कभी पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। मैं भी आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो कई बार मैं वीडियो को रोकना होता है, खांसी आ जाती है या कोई ऐसे ही व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। संगतकार रहेंगे तो वो स्थिति को संभाले रहते हैं, दिक्कत नहीं आने देते। पब्लिक अंडे नहीं फोड़ेगी फिर गाते गाते अगर पता लगे कभी खांसी आ जाए तो अगर वो म्यूजिक बजता रहेगा पब्लिक में एक बना रहता है, वरना जैसे गाने का फ्लो टूटा तो पब्लिक टूट पड़ती है। इसलिए संगतकार की जरूरत जरूर पड़ती है। अब आपको कृतिका से 2 सवाल करने होते हैं, 3 में से 4-4 नंबर के आते हैं। तो मैं आपको बार बार यही कहता आया हूँ कि आपने भर देना है। लगभग आधा पौना पेज लिखना है। एक्सप्लेन कर दे पूरे अपने फीलिंग। आप ये ना देखिए कि क्या लिखूं मैं, ये लिखो कि मैं कितना लिख जाऊं। देखो कृतिकार की ईमानदारी से आप क्या सहमत हैं? मैं क्यों लिखता हूं कि लेखक ने इस ईमानदारी के समक्ष किस तरह की लेखकीय व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है? मैं क्यों लिखता हूं में कृतिकार ने बताया कि अक्सर कोई भी इंसान लिखता क्यों है। एक 2 तरीके से लिखता है, एक तो उसका मन है तब लिखता है, दूसरा उससे ज़बरदस्ती लिखवाया जाता है। अब आप पेपर क्यों कर रहे हैं मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ बच्चे तो इसलिए लिख रहे हैं कि उन्हें 100 में से 100 लाने हैं। कुछ बच्चे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यार उनको 33 लाने की मजबूरी है। हमारी वीडियो को आप क्यों देख रहे हैं? 100 में से 100 लाना है, 90 अबव लाना है या सिर्फ पास होना है? दोनों तरीके के। अब मुझे कमेंट में आप ज़रूर अपना ओपिनियन रखेंगे कि आप हमारी वीडियो को 33 लाने के लिए देख रहे हैं कि 99 तिगुना लाने के लिए देख रहे हैं। कमेंट में यार अपने प्यारे प्यारे से एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। कौन से स्कूल से आप देख रहे हैं वो भी आप ज़रूर बताएं। भर दोगे आप। साना आजोड़ी की लेखिका महानगरों को डार्क रूम क्यों कहती है? भाई महानगर डार्क रूम ही है, ना किसी से लेना ना किसी से देना, बस 4 दीवारी में बंद रहो। घर में भी लोग कैद होके रखते हैं। आप हमारे उत्तराखंड गांव में जाइए, घूमिए फिरिए आज़ाद, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आजकल तो वहाँ भालू और तेंदुए का डर हो रहा है, लेकिन फिर भी बड़ा सुकून है, चैन है। महानगरों के जो कमरे हैं वो डार्क रूम हैं। वहाँ क्या है कि बंद कमरे हैं, अंधेरा है, हर मतलब सुकून चैन नहीं है। तो बस आप इसे बना के लिख दोगे पूरा आधा पौना पेज। या स्वाभाविक है कि बच्चा माता या पिता किसी से अधिक नज़दीकी का अनुभव करता है। पाठ माता कांचल के भोलानाथ के संदर्भ में इस कथन पर प्रकाश डालिए। इसके साथ ही अपने जीवन के पक्ष विपक्ष अनुभव के साथ आप जरूर बताएंगे कि बच्चा जो है अपने माता पिता से कनेक्ट ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नज़दीकी होती है। कोई प्रॉब्लम्स आती है वो मम्मी से शेयर करेगा, पापा से शेयर करेंगी। लेकिन मुझे लगता है देखो पक्ष और विपक्ष की बात की है तो आप ये लिख सकते हैं कि आज के संदर्भ में ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है। बच्चा अपनी बातें या तो अपने दोस्तों से शेयर करता है या अपने टीचर से शेयर करता है या अपने किसी दूसरे से शेयर करता है, लेकिन वो मम्मी पापा से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता है। कारण इसका ये भी है कि मम्मी पापा फ्रेंडली नेचर नहीं बना पाते, एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर पाते जिससे बच्चा ओपनली अपनी सारी बातें शेयर करे। इवन अपने जीवन में जो पर्सनल जो हमारे चेंजेज हो रहे हैं वो भी कई बच्चे शेयर नहीं कर पाते। भाई युवावस्था में हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेज होते हैं। लड़कों में जो है दाढ़ी मूछें आने के साथ साथ में कई सारे परिवर्तन होते हैं। लड़कियों के साथ परिवर्तन होते हैं, उनके कई अंग विकसित होने लग जाते हैं, पीरियड्स वगैरह आने लग जाते हैं। तो पेरेंट्स क्या है कि उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक फ्रेश इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर पाते, जिससे बच्चे अपनी जो बातें हैं वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, मम्मी पापा से शेयर नहीं कर पाते। आपके घर का कैसा इन्वायरमेंट है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। या आप अपनी बातें किससे शेयर करते हैं वो भी बताएं।
अब हमारे पास एक अनुच्छेद है। अनुच्छेद के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आप इस टॉपिक में पूरा पेज भर दो, 6 में से 6 पूरे नंबर आएंगे। और हाँ, आप ये ना देखें कि मुझे आ रहा है, नहीं आ रहा है, आधा आ रहा है, कितना आ रहा है, जो समझ में आ रहा भर दो। राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। टॉपिक समझ लो, 3 टॉपिक में से एक टॉपिक में लिखना। पहला टॉपिक है आत्मभारत भारत, जिसमें आपको सब टाइटल दे रखे हैं कि आत्मनिर्भरता आवश्यक क्यों है, अभियान का प्रभाव, बाधाएं और सुझाव। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि आप किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, खुद अपने ऊपर डिपेंड रहें, अपना काम खोलें, नौकरी ना ढूंढें बल्कि बिजनेसमैन बने। चाहे आप चाय का काम खोलें, चाहे आप मोमोज बेचें, चाहे आप जलेबी बेचें, चाहे आप यूट्यूब चैनल खोलें, चाहे आप अपना काम करें, अपना टैलेंट दिखाएं, लेकिन आप दूसरों पर डिपेंड ना हो। क्यों ज़रूरत है? रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अभियान का प्रभाव क्या है कि आज लोग अपना काम ज़्यादा कर रहे हैं। जो आपके सिलेबस में नींव है, तो नींव इसी के लिए है। अभी आप 10th में हैं, 11th में नींव में बच्चों को 20,000 रुपये मिलेंगे। और हमारे चैनल पे नींव की बहुत सारी वीडियो डाली है, जिससे आपको इनोवेशन आइडियाज़ मिलेंगे। ज़रूर जा करके देखिए। कुछ बाधाएं भी, सुझाव भी हैं, तो आप बाधाएं क्या, समस्याएं हैं क्या, सजेशन देना चाहेंगे? या तो आप दूसरा टॉपिक लिखें, ऑनलाइन खरीदारी व्यापार का बदलता स्वरूप। भाई ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन चल रहा है सारी चीज़ें। मैं जो ये फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ वो भी मैंने ऑनलाइन खरीदी। ये माइक खरीदी है मैंने, देखो ये, तो ये माइक भी मैंने ऑनलाइन खरीदी है, ठीक है। और इवन जो मैंने स्टैंड खरीदा है, मैंने लाइटिंग खरीदी है, तो माइक वगैरह है मेरे पास, बहुत सारे माइक और तार वाली भी है, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन खरीद रहे हैं। इवन लोग कपड़े ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें ऑनलाइन खरीद रहे हैं। मैंने अभी ईयरबड खरीदे। तो कहने का मतलब है कि ऑनलाइन खरीदारी व्यापार में बदल रहा है। वर्तमान में इसकी अनिवार्यता क्या है? घर बैठे बैठे आप हर काम करो। भूख लग रही है तो ऑनलाइन मंगाओ, कपड़े चाहिए तो ऑनलाइन मंगाओ। हाँ, ये सुविधा नहीं है कि आप टॉयलेट बाथरूम में तो तौलिया भी ऑनलाइन मंगाओगे, है ना, लेकिन आने वाले समय में ये भी पॉसिबिलिटी है। मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। भाई सकारात्मक तो है ही, घर चीज़ें सारी मिल जा रही हैं। नकारात्मक ये कि कई बार डमी चीज़ें आ जाती हैं, वो विश्वसनीयता नहीं होती है, चेक नहीं कर पाते हैं। सुझाव जो भी देना चाहोगे आप। अगला है कि पॉलीथीन थैलियों पर अनिवार्य प्रतिबंध होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पॉलीथीन का प्रयोग इतना तेज़ी से बढ़ रहा है जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। इवन मैं क्या करता हूँ, अपनी क्लास के बच्चों से मैंने वैसा वाला कूड़ा अलग डलवाया है और पॉलीथीन वाला कूड़ा मैं अलग एक बोतल में पैक करवाता हूँ। उस बोतल में बच्चे सारा पॉलीथीन डालते हैं और वो बोतल भरते हैं 2 लीटर की। हमारे चैनल पे वीडियो डाली हुई है बढ़िया सी, आपको भी अपनी क्लास में करना चाहिए, अपने घर में भी इवन करें आप। इससे क्या होगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। पॉलीथीन थैलियों का प्रचलन बढ़ रहा है। सब्जी लाने के लिए मैं जब भी बाज़ार जाता हूँ, एक ही थैली में 2-3 सब्जियाँ मैं डलवा देता हूँ, अलग अलग पन्नी नहीं लाता हूँ। जब भी मैं दूध लाना होता मार्केट से, तो मैं दूध को भी पन्नी में नहीं लाता हूँ। मतलब जो पैकिंग है वो तो लानी है। कई दुकानदार एक्स्ट्रा पन्नी देते हैं, मैं पन्नी नहीं लेता हूँ। प्रतिबंध की आवश्यकता है, बिल्कुल है। सरकार और आम आदमी का सहयोग होना चाहिए। भाई सरकार तो सब हमसे करवाती है, सरकार ही बंद करवा दे ना तो बेटर है, पर सबको सहयोग की ज़रूरत है। आप इसमें लिख सकते हैं। अगला पत्र आपको लिखना, 2 पत्र हैं, ठीक है। पहला पत्र है आपको, आप कविता या कुणाल है जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आपके छोटे भाई बहन की 10वीं की परीक्षा है, उसे परीक्षा की तैयारी के विषय में सुझाव देना है। बड़ी आसान औपचारिक पत्र है। आपका छोटा भाई छोटी बहन 10वीं क्लास में, क्योंकि आप ही हो, आपने एज ए बड़ा भाई कुणाल और कविता बन करके अपने छोटे भाई बहन को कुछ तैयारी के लिए सुझाव देने। तो सबसे प्रिया भाई प्रिया बहन जो भी नाम वगैरह वगैरह है, खुश रहो, घर में सब ठीक है वगैरह वगैरह, थोड़ा अपना हालचाल बता के, और फिर आप बताएं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसकी तैयारी करेंगे, ये करेंगे। आज से सर के चैनल से हिंदी की तैयारी करो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हो सकता है आपके भाई बहन ने मुझसे पढ़ा हो, है ना, तो ज़रूर आपके जो घर में भाई बहन हैं वो मुझसे उन्होंने पढ़ा होगा, तो ज़रूर बताएँगे कि अगर आपके घर में भी आपके बड़े भाई बहन मुझसे पढ़े हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, बस सुझाव दे दें। दूसरा है कि
आपका नाम कविता या कुणाल है, आप अपने क्षेत्र के पार्क में रीडिंग क्लब खोलना चाहते हैं जहां पढ़ाई होगी, ऐसा क्लब जहां खेलना कूदना गप्पे नहीं, रीडिंग क्लब है। आज्ञा लेने के लिए नगर निगम अधिकारी, भाई नगर निगम अधिकारी से आप परमिशन लेंगे, सेवा में श्रीमान नगर निगम अधिकारी दिल्ली वगैरह वगैरह विषय लिखेंगे कि पार्क में रीडिंग क्लब खोलने हेतु, फिर आप अपना एक्सप्लेन करेंगे कि मैं रीडिंग क्लब खोलना चाहती हूँ और इसके विषय में मतलब आप बता देंगे। तो ठीक है, मतलब ये आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना, ईमेल लिखना है। ईमेल का भी पैटर्न मैंने आपको बताया है, लेकिन आप ध्यान रखें अगर आपको आसान लगता है ईमेल, ठीक है, ईमेल क्योंकि पत्र की तरह होता है, सेम पत्र की फॉर्मेट की तरह होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, उसका तरीका मैंने बताया है, 5 नंबर में आता है। अगर आप ईमेल आपको फ्रेंडली लगता है, बेटर लगता है तो ईमेल लेखन लिखेंगे, नहीं तो आप ईमेल की जगह जो है आपको ऑप्शन में आता है स्ववृत्ति लेखन, यानी कि बायोडाटा किस तरह से बनाना है, बड़ा आसान है। अपना नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, घर का पता, कॉमन चीज़ें तो आपको पता होती है, छोटा सा आपको बताना है किस लिए आप बायोडाटा बना रहे हैं। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि समाचार पत्र में आपने देखा कि संवाददाता के पद के लिए खाली हैं, आप सारी एलिजिबिलिटी रखते हैं, आप उन्हें आवेदन लिखिए कि भाई मैं इसके लिए योग्य हूँ, मुझे ये जॉब आप दे दीजिए। तो ऊपर से तो आपने सारी चीज़ें लिख ली, नीचे आप लिखेंगे कि भाई आपके समाचार पत्र में मुझे पता चला इसलिए मैं आवेदन कर रही हूँ, मुझे आप भाई अपनी सारी योग्यता बता देंगे, आपका काम हो जाएगा। अगला है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको स्ववृत्ति लेखन अच्छा लग रहा है या ईमेल लेखन अच्छा लग रहा है। इसी के साथ ही 2 टॉपिक हैं, विज्ञापन लेखन या संदेश लेखन। दोनों टॉपिक मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाए हैं, चैनल पे ज़रूर जा कर के देखेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। विज्ञापन लेखन और जो भी आपका बधाई संदेश है उसमें आपको बस ऐसे बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाने पर टॉपिक हैं, चित्र आपको दोनों में बनाने, चित्र बनाने के साथ साथ में स्लोगन आपको दोनों में लिखने हैं। बस यही है कि विज्ञापन लेखन छोटा होता है, संदेश लेखन थोड़ा सा बड़ा होता है, हल्का सा, बस आपका दोनों में से जो भी आपको इजी लग रहा हो आप लिख देंगे। 4 नंबर का आपको आता है, लेकिन छोड़ना एक भी नहीं है। आई होप कि आपको पूरा पेपर भी समझ में आया होगा, पैटर्न समझ में आया होगा और आपके इस तरह से लिखने पर राइटिंग का ध्यान रखें। ये ध्यान रखें कि कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, चाहे प्रश्न आए या ना आए। आए तो अच्छी बात है, ना आए तो बना करके लिख देंगे सुंदर राइटिंग में, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। जब हम पेपर चेक करते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ हम देखते हैं कि बच्चे ने सही लिखा है पूरा नंबर दे दो, लिखा है भले गलत लिखा हो मतलब रिलेटेड हो तो उसे थोड़ा नंबर काट दीजिए, और अगर लिखा है तो फिर भी कुछ भी दे दो तो आपको नंबर मिल जाते हैं, आपको छोड़ना नहीं है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भी आप सारे टॉपिक्स की तैयारी कर सकते हैं। 100 में से 100 की गारंटी मेरी है, अगर आपके स्कूल से 20 में से 20 मिल जाते हैं। अगर आप अच्छे बच्चे हैं और क्लास में आपका अच्छा मतलब एक रुतबा है, मतलब पढ़ाई के लिए रुतबा, तो आपको 20 मिल जाएंगे। 80 की गारंटी मेरी है, 100 नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप इंस्टाग्राम का नंबर आईडी डिस्क्रिप्शन में है, कॉल ना करें, जो भी डाउट है आप मैसेज कर सकते हैं। फॉलो ज़रूर कीजिएगा, 1000 सब्सक्राइबर 1000 जो फॉलोवर हैं, हमें इंस्टाग्राम की भी ज़रूरत है ताकि हम आपके साथ लाइव आ सकें, तो जल्दी से कर दीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।